नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बुलंदशहर में हाईवे किनारे मां बेटी के गैंगरेप की वारदात से चौतरफा घिरी हुई है यूपी पुलिस। लेकिन मजाल है जो यूपी पुलिस को कोई नींद से जगा सके। यूपी के खाकी वर्दी वालों पर कोई असर नहीं होता। आज तक की टीम जब यूपी के तमाम थानों और चौकियों का जायजा लेने निकली तो सामने आई शर्मनाक तस्वीर। खर्राटे लेते नजर आ रहे थे पुलिस वाले। सवाल उठता है कि क्या यूपी में ऐसे रुकेंगे अपराध? और सवाल यह भी कि पुलिस तो सो रही है, आप कब जागेंगे? मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। मोबाइल उठा के मैंने जो है 100 नंबर पे कॉल किया तो 100 नंबर बिजी जाता रहा 15 से 20 मिनट। उसके बाद 100 नंबर पे 3-4 बार बैल गई है, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। अब आपने समझा कि बुलंदशहर में नेशनल हाईवे के किनारे गैंगरेप का शिकार परिवार 100 नंबर पर कॉल करता रहा, लेकिन हेल्पलाइन नंबर कनेक्ट क्यों नहीं हुआ? इन्हीं तस्वीरों में छिपा है इसका राज। रात घिरते ही उत्तर प्रदेश पुलिस सो जाती है। नींद कहाँ आई? मैं अभी लेट आया, ऐसे सिर करके सीधे मैंने यहाँ सोने का तो मतलब ही नहीं। यहाँ तुम देख रहे हो मैं सोया हूँ। कैमरे में तस्वीरें कैद हैं। यहाँ देखो मेरी आँख है, वो देखो, बिल्कुल सोने कोई मतलब ही नहीं हमारा। ये तस्वीर कहीं और की नहीं बल्कि उसी बुलंदशहर जिले की है जहां शुक्रवार रात गैंगरेप की वारदात हुई थी। लेकिन शर्मसार करने वाली ये तस्वीर सिर्फ बुलंदशहर की ही नहीं, मेरठ में NH 58 पर तो सीओ साहब सोते मिल गए। अरे सोए नहीं, मेरे पास तो विजुअल है। जब सीओ की यह स्थिति हो तो मातहतों का क्या कहना? टोल प्लाजा पर तैनात सिपाही सड़क किनारे खटिया लगाकर मच्छरदानी टांग कर सोते मिले। लेकिन जब आज तक के कैमरे से सामना हुआ तो हालत क्या हुई, ये भी देख लीजिए। हमारी टीम फतेहपुर पहुंची तो वहां मुंशी से लेकर थाना इंचार्ज तक खर्राटे भरते नजर आए। बदहवास हूँ कि नहीं लेटे हैं, जग रहा हूँ अभी, मतलब लिख करके लेटा हूँ, आया हूँ, लेट गया हूँ, झपकी लग गई है, बात सही है। आपके एसोस आप कहाँ है इस वक्त? उस हमारे इस समय आ गए थाने कमरे में सो रहे हैं। कितनी देर से सो रहे हैं? यूपी के शहर शहर एक जैसा नजारा दिखा। यहाँ तक कि एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के शहर इटावा में भी पुलिस पर किसी का खौफ नहीं। कहीं सड़क पर कुर्सी पर बैठे बैठे कोई पुलिस वाला चैन की नींद ले रहा था तो कहीं बाकायदा बिस्तर लगा नींद की आगोश में पुलिस वाले ड्यूटी बजा रहे थे। जहां सो रहे थे उनके विरुद्ध कार्रवाई आपका जो फुटेज है उसको मैं आपसे अनुरोध करूंगा लेकर के उनके विरुद्ध कार्रवाई करूंगा, क्योंकि ये जब ड्यूटी पर है तो लापरवाही का कोई औचित्य नहीं बनता है और ऐसे लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब आप कल्पना कर लीजिए, जिस सूबे की पुलिस जागने के बजाय सोती हो वहां अपराधी कैसे रुकेंगे? आज तक ब्यूरो। कई खास मेहमान हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपको परिचय उनसे करा दें। श्रीकांत शर्मा जी, राष्ट्रीय सचिव भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव भाटिया जी, समाजवादी पार्टी से हमारे साथ हैं। बीएसपी की तरफ से सुधींद्र भदौरिया हमारे साथ हैं। केएल गुप्ता जी, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश पुलिस के हमारे साथ हैं। और ब्रिजलाल जी कुछ देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। सबसे पहले गौरव भाटिया जी, आपके पास आना पड़ेगा और सवाल आपसे यही, ये जो यूपी पुलिस आपकी गहरी नींद में सो रही है, मतलब मजाल है जो कोई झकझोर कर उठा दे आपकी सरकार को, आपके प्रशासन, आपकी पुलिस को। बुलंदशहर जैसी घटना जिसमें देश में बवाल बचा हुआ है, लेकिन फिर भी गौरव भाटिया जी, आपकी पुलिस में ड्यूटी पर तैनात जवान, सिपाही, सीओ सब सो रहे हैं। नहीं अंजना जी, पहली बात तो जो लोग ड्यूटी पे सो रहे हैं ये बिल्कुल ही गलत है और इनके खिलाफ कार्रवाई जरूर की जाएगी। अगर आप ये डिटेल्स अभी अभी आप लाई हैं हमारी जानकारी में, इस पे जरूर आवश्यक कार्रवाई होगी। लेकिन ये कहना कि पूरी उत्तर प्रदेश की पुलिस सो रही है उचित नहीं होगा, क्योंकि मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस में 1.25 लाख से ज्यादा जो है पुलिस ऑफिसर्स हैं और जो सारे लोग बहुत मेहनत से और जितना वो कर सकते हैं बहुत ही खराब परिस्थितियों में भी कार्य करते हैं और अच्छा कार्य भी करते हैं। लेकिन हाँ, अगर इस तरह से ड्यूटी पे कोई सोएगा
तो वो अनुचित है। दूसरी बात मैं ये जरूर कहूंगा अंजना जी, अगर आप सिर्फ उत्तर प्रदेश पे इसकी चर्चा करेंगी तो ये भी उचित नहीं होगा, क्योंकि अच्छे पुलिसकर्मी भी हर प्रदेश में है और खराब पुलिसकर्मी भी हर प्रदेश में है। ये केवल उत्तर प्रदेश की पुलिस की बात नहीं है, किसी भी प्रदेश में खराब पुलिसकर्मी भी हो सकते हैं जो अपनी ड्यूटी में सो रहे हैं और नहीं समझते कि अगर वो सोते हैं तो कहीं ना कहीं वो जो क्राइम करता है उसका साथ देते हैं। तो अपनी चर्चा को जो है एक तो थोड़ा सा वाइड रखिए कि सभी प्रदेशों की पुलिस में किस तरह से पुलिस रिफॉर्म्स होने चाहिए, क्या ये एक्सेप्टेबल है कि इस तरह से पुलिसकर्मी सो रहे हैं और इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। गौरव भाटिया जी, तो आपसे मैं दिल्ली पुलिस की तस्वीर दिखाकर सवाल करूं, आपसे मैं बिहार की पुलिस पर सवाल करूं? अरे साहब, जवाबदेही का ज तो समझिए। जवाबदेही ये है सर, आज एक सेकंड, ये कैसी दलील हुई गौरव भाटिया साहब? एक सेकंड सर, बुलंदशहर की घटना ने झकझोरा है, उसी बुलंदशहर की सीमा के थाने पर सर लोग सो रहे हैं। गौरव भाटिया जी, उसी बुलंदशहर में जहां ये घटना घटी है, उसी थाने में ये है, आपने बीती शाम मैं भी वहां पर थी। अगर कोई भी पुलिसकर्मी ड्यूटी में सोता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने दूसरा बिंदु ये कहा कि 1.25 लाख की फोर्स है और बहुत से पुलिसकर्मी ऐसे हैं जो बहुत मेहनत से अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करते हैं। हम तो ये पूछ रहे हैं कि हमारी टीम पहुंच रही है, आपकी सरकार को क्यों नहीं दिखती है? जब ये चर्चा करे तो बाकी प्रदेश में भी कुछ खराब पुलिसकर्मी होंगे, उनका भी आप यहाँ पे वर्णन करिए और उस पर भी चर्चा करिए। ये 3 बातें मैंने आपसे कही। श्रीकांत शर्मा जी, देखिए, बहुत अच्छी बात हमारे मित्र जो है फरमा रहे हैं, लेकिन उन्होंने इसमें कोई राजनीतिक साजिश की बात नहीं कही। ये बड़ा मुझे थोड़ा आश्चर्यचकित करता है, क्योंकि लगातार अगर कोई घटना घटित होती है उत्तर प्रदेश में और ये जो एक हैवानियत की पराकाष्ठा लोग पार कर गए, वो दरिंदगी, जिस तरह से वो गैंगरेप बुलंदशहर में हुआ, आज पूरे देश भर में लोगों में उसको लेकर आक्रोश है और लोग उसको कंडेम कर रहे हैं और कंडेम करना भी चाहिए। लेकिन कितना दुख होता है अंजना जी कि इस तरह की घटनाओं पर जहां एकदम पूरी सख्ती के साथ प्रशासन की तरफ से कार्रवाई हो और एक आजम खां जैसे मंत्री जो अखिलेश के बहुत नजदीकी मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि इसमें राजनीतिक षड्यंत्र है। मैं मानता हूं कि ये संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है और ये एक व्यक्ति जिसकी भैंस चोरी हो जाती है, उस भैंस चोरी के लिए वो पूरी पुलिस को लगा देता है और कहीं एक बच्ची के साथ, एक महिला के साथ जिस तरह से गैंगरेप होता है, उसमें वो व्यक्ति राजनीति देखता है। मैं तो पूछना चाहता हूं अंजना जी, आपके चैनल के माध्यम से, और अखिलेश जी को पूछना चाहता हूं कि अखिलेश जी, आपके राज्य में आपकी नाक के नीचे लगभग 3000 बलात्कार की घटनाएं घटित हुई हैं। आपकी नाक के नीचे लगभग 5000 से ज्यादा लूट और डकैती हुई है। लगभग 7683 आपके यहाँ गुंडई की घटनाएं हुई हैं। 12000 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई, हत्याएं हुई हैं। मुझे बताइए अखिलेश जी कि ये आपका प्रशासन क्या कर रहा है? आपने बहुत अच्छे विजुअल दिखाए हैं किस तरह से पुलिस सो रही है। और मैं बताऊं जना जी, अगर पुलिस जागती भी है तो अखिलेश की सरकार पुलिस को अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने देती है। जहां अपराधियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश की पुलिस कार्रवाई करती है, वहां पुलिस वालों के खिलाफ अखिलेश जी के इशारे पर, आजम खां जैसे मंत्रियों के इशारे पर कार्रवाई होती है। और कई उसके उदाहरण हैं। मुजफ्फरनगर की घटना में आप देखें किस तरह से अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की। तो जहां पूरी तरह से अपराधियों के पक्ष में अगर प्रशासन खड़ा है, अपराधियों की पीठ के पीछे अगर अखिलेश की सरकार खड़ी है, तो पुलिस तो वहां लाचार है ही है। पुलिस के पास कोई और ऑप्शन क्या है? इससे पहले कि आप जवाब दीजिए, हम एक बार शाहजहां ने, एक सेकंड, मैं एक बार बुलंदशहर की तस्वीर दिखाना चाहती हूँ। बुलंदशहर की तस्वीर पूरे स्क्रीन पर दिखाई हमारे दर्शकों को, अच्छे से देखिए। ये गौरव भाटिया जी ये बता रहा है कि जैसे पूरे कुएं में ही भांग है। सवाल यह है कि बुलंदशहर में इतना बवाल मचा जिसकी वजह से ये चर्चा हम लोग लगातार 4-4 दिन से कर रहे हैं। मैं भी बीते दिन वहां पर थी, वहां की भी पुलिस नहीं जागी है। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब यह है कि पुलिस नाम की चीज, पुलिसिंग की गंभीरता कोई कुछ समझ ही नहीं रहा है वहां पर। इसकी गंभीरता नहीं समझ रहे आप साहब। ये बुलंदशहर की तस्वीर है, इस पर आप स्पेसिफिक एक जवाब दीजिए गौरव भाटिया साहब। क्यों आपकी सरकार की पकड़ इतनी कमजोर है? मैंने सबसे पहले या फिर जानबूझकर आप बंद करते हैं? मैंने आपको इस पे नहीं, आप बुलंदशहर, आप ये मत कहिए कि कुछ पुलिस वाले हैं ड्यूटी पे सो रहे हैं।
मैं बुलंदशहर की बात कर रहा हूँ। आप सुनिए, एक बड़ी आबादी इस चौकी पर डिपेंडेंट है गौरव भाटिया साहब, जिम्मेदारी से और मैं आप कह रहा हूं खुशनसीब हैं आपसे। कि आपका घर वहां पर नहीं है। सुनिए मेरी वरना आप बात। सोचिए कि आपकी सुरक्षा कैसे राम भरोसे है। एक सेकंड नहीं, को मैं कल्पना खुशनसीब कीजिए कि नहीं आप हूं। बुलंदशहर के मैं हैं। खुशनसीब इसलिए नहीं हूँ सर, कि आप हमारे कल्पना देश और कीजिए, हमारे प्रदेश की महिलाओं आप के कल्पना साथ कीजिए। दुराचार जैसी घटना हो रही है। बिल्कुल, आप मुझे भी कल्पना दर्द कीजिए है। कि आप बुलंदशहर के मुझे हैं। अंजना जी एक बात आप सुनिए, एक राजनीतिक व्यक्ति होने से पहले मैं इस देश का नागरिक हूं। आप क्यों ये सोचती हैं कि हमें दर्द नहीं होता जब इस तरह की घटना होती है? नहीं, आप बताइए ना कि फिर मेरे को भी दर्द मैं है। दर्द की और बात नहीं इसीलिए कर रही मैं सर, कह रहा हूं आपके कि दर्द आपका से नाकामी नहीं ये जो छिपेगी। पुलिसकर्मी है, सर, आपके ये जो दर्द इनके से खिलाफ कार्रवाई होगी, आपके दर्द इनके से खिलाफ कार्रवाई होगी। आपके दर्द से नाकामी नहीं छिपेगी। आपने सर, सुना अंजना जी मैंने क्या कहा? नहीं सर, मैंने कहा आप पहले इन मुझे बताइए। पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई होगी इसी कार्यक्रम के खत्म करने के बाद। आप ये मैंने बताइए, आपसे जवाब दिया, गौरव भाटिया साहब, आप इन ये पुलिसकर्मियों के बताइए खिलाफ तुरंत कार्रवाई होगी। नहीं, मैं ये दूसरे आलम प्रदेशों क्यों की है अभी बात ऐसा? नहीं कर रहा हूं, मैं सर, बुलंदशहर ऐसा के आलम क्यों पुलिसकर्मियों की पसरा बात कर रहा हूं। है? ऐसा आलम क्यों पसरा है? आप जवाबदेही की बात कीजिए, नाकामी की बात कीजिए। नहीं। अब जबकि हमारे रिपोर्टर ने कैमरे पे कैप्चर कर लिया है तो आप इनके खिलाफ बिल्कुल, एक्शन लेंगे, लेकिन अगर- सवाल ये है कि एक बड़ी आबादी इस चौकी पर डिपेंडेंट है। बिल्कुल लेंगे, मैंने आपसे यही कहा। नहीं, अंजना जी आपका ऑडियो कनेक्शन नहीं ठीक है। ठीक है, मैं उसको अपने ठीक करा प्लीज के आपके पास कैमरामैन आती से हूँ। कहिए ऑडियो ठीक है, कनेक्शन अभी मुझे फौरन ठीक बेटर करा दे दे। अभी फौरन ठीक करा रही हूँ, जिसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। सुधींद्र भदौरिया साहब, उनका कहना है कि हर राज्य में यही हाल है, हर जगह पुलिस की यही हालत है, और बहुत सारे ऐसे पुलिसकर्मी हैं उत्तर प्रदेश के जो बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं। देखिए, जो लोग सरकार में होते हैं उनकी एक विशेष जिम्मेदारी इसलिए बन जाती है क्योंकि उस प्रदेश के लोग या देश के लोग उन्हीं से उम्मीद करते हैं। वैसे अगर इस बहस को हम और खींचना चाहें कि ये बलात्कार की, सामूहिक बलात्कार की घटना उत्तर प्रदेश में केवल नहीं है, देश के अन्य जगहों पर भी है, तो दुनिया के अन्य देशों में भी जाइएगा तो वहां पर भी इस तरह की घटनाएं मिलेंगी। इस तरह के तर्क, अनर्गल तर्क और इस तरह के बेशर्मी के तर्क कुछ लोग दे सकते हैं। मैं समझता हूं कि हम लोगों को जब हम बहस करें तो हमें जो बहस का विषय है उसकी मर्यादाओं को भी समझना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, मैं ये कहना चाहता हूं उत्तर प्रदेश पर क्योंकि बहस हो रही है, उत्तर प्रदेश के जो हालात बिगड़े हैं पुलिस के इसलिए भी बिगड़े हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश के जब वहां के जो सबसे बड़े नेता हैं सरकार के, जब वो कहेंगे बलात्कार के मामले में कि लड़के तो लड़के हैं, उनसे गलती हो जाया करती है, बलात्कार कोई ऐसा कानून नहीं है जिसमें उनको इतनी बड़ी सजा दी जाए, छोटी मोटी सजा से भी चल सकता है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री, आपको याद होगा कानपुर में एक पत्रकार ने जब पूछा कि आप के यहाँ बलात्कार क्यों इतना बढ़ रहा है, तो वो कहते हैं कि आप तो सुरक्षित है ना। तो जब इस तरह के माइंडसेट के लोग उस प्रदेश को चलाएंगे तो मैं समझूंगा कि, और जहां तक बुलंदशहर का सवाल है, उससे पहले आप मथुरा को देखिए ना, जो लोग ड्यूटी करने जाते हैं उनका सर तोड़कर तरबूज बना दिया जाता है, एसपी तक को, एसओ को गोली मार दी जाती है। करीब 1 दर्जन एसओ उत्तर प्रदेश में मारे जा चुके हैं, 1000 पुलिस वालों को थानों में घुसकर ठोका पीटा जा चुका है। और यहां पर यह घटना अगर मीडिया नहीं लाया होता तो उत्तर प्रदेश के इसी बुलंदशहर में, इसी स्थान पर, इसी जगह पर पहले पिछले 1 महीने में इस तरह की 3 घटनाएं और सामने आई हैं क्योंकि देश भर के मीडिया ने इस प्रश्न को उठा दिया है। इसलिए अब इस पर बवाल बच रहा है। आज ये जाग गए हैं, वरना पुलिस भी इनकी सोई हुई है और मुख्यमंत्री भी सोए हुए हैं। मैं कहना चाहता हूं उनकी पूरी सरकार सोई हुई है, वो संवेदनशील बिल्कुल नहीं है। गौरव भाटिया जी से संपर्क साध रहे, किसी वजह से उनसे संपर्क टूटा है। उससे पहले मैं बृजलाल जी आपसे और गुप्ता जी आप दोनों से एक बार जल्दी से इस पर प्रतिक्रिया चाहती हूँ। गुप्ता साहब, ये पुलिस क्यों सो रही है? ये थाने में जो नींद में ये लोग ड्यूटी पर होने वाले पुलिस वाले सो रहे हैं, ये क्यों हो रहा है? जी, ऐसा है कि आपके स्टूडियो में कोई कैमरा नहीं लगा हुआ टीवी, इसलिए मैं देख नहीं पाया कि क्या फोटो आपने दिखाई जहां घूम करके। पर ऐसा है, जब ये बुलंदशहर जैसी बड़ी घटना हो गई है तो थोड़ा हम लोगों को ज़्यादा से डीजीपी गए और गवर्नमेंट इतना और आप लोगों ने तमाम उसको पब्लिसाइज किया है, तो वास्तव में पुलिस को ज़्यादा सेंसिटिव और एक्टिव और होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रही हैं आप कि अगर ये सोते हुए पाए गए हैं
तो अफसरों को उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। SHO हो, CO हो, मैंने अपने टाइम में बहुत छोटा एरिया कर दिया था, CO को 3 थाने, एडिशनल SP के 12 थाने के बीच में। तो सुपरवाइजर अफसर बहुत है, इनको घूम घूम करके देखना चाहिए। जो एरेंट ऑफिसर्स हैं उनको सजा दिलाएं और पनिश करें। पर इसके साथ साथ मैं एक और चीज कहना चाहूंगा, ये देखिए कि पुलिस हमारी कितनी अवेलेबल है चौकी में, क्या ड्यूटी में थी 8 घंटे 12 घंटे, कहीं लैंड ऑर्डर में कोर्ट में तो नहीं लगी थी। आर दे ओवर स्ट्रेच? इसका टाइम एंड मोशन स्टडी कोई मैनेजमेंट कॉलेज से करवाइए। देखिए हमारी पुलिस, ये तो फिर अनंत कथा है ब्रिजलाल जी, ये तो अनंत कथा है, ओहोल से नहीं चलेगा सर, ये बड़ा ही पेट्रोनाइजिंग है। नहीं ब्रिजलाल जी, मैं चाहती हूं अब आप इसका जवाब दें। ये बहुत ही पेट्रोनाइजिंग है कि आप सही कह रही हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, अभी तो इनको और मुस्तैद होना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि ड्यूटी इज ड्यूटी और पुलिस एक डिसिप्लिन्ड फोर्स है। आप वर्दी में कैसे सो सकते हैं? ये कौन सी डिसिप्लिन्ड फोर्स है जिसमें तमाम DGP उत्तर प्रदेश में आते हैं, रहते हैं और चले जाते हैं, और आप बाद में कहते हैं कि घंटे स्ट्रेच किए जा रहे हैं? के साथ साथ पुलिसकर्मियों को सुपरवाइज की ड्यूटी उनके सीनियर अफसर्स की है। हाईवे पेट्रोल्स दिए गए हैं, गाड़ियां दी गई हैं, इनोवा दी गई हैं, उसके लिए आदमी हैं। और ये होता है कि अगर पेट्रोलिंग हो, लगातार पुलिस का प्रेजेंस रहे, गाड़ियां गुजरे, तो किस टाइप के जो रोड होल्डर क्राइम, जो सबसे हीनियस क्राइम शुरू से माना जाता रहा है, ये क्राइम ना हो। लेकिन इस टाइप की घटना ये हुई, और ऐसी बात नहीं कि ये घटना पहले हुई हो, ये घटनाएं पहले होती रही हैं। दिस इज टिप ऑफ आइसबर्ग। तमाम घटनाएं जो हैं इस टाइप की हुई हैं, और अक्सर जो माइंडसेट पुलिस का है उसको छिपाने का है, लिखा ना जाए। लेकिन एक बात जानकारी ना हो, परिवार को बलात्कार हो गया तो उनको ये बरगलाने की कोशिश की, इज्जत और सम्मान के लिए आप कुछ ना लिखाएं। तो ये तमाम चीजें हैं, कहीं धमका करके, कहीं समझा करके, कहीं उसको, ये चीजें जो हो गई हैं उसी का परिणाम ये है कि ऐसे अपराधी अचानक हो रही है। श्रीकांत शर्मा जी, मैं एक जल्दी से रिएक्शन आपसे चाहती हूं, जिसके बाद मैं ब्रेक पर जाऊंगी। श्रीकांत शर्मा जी, बीते दिन मैं भी वहां पर गई थी। अब जो ज्यादातर लोगों की शिकायत थी वो कहते हैं कि पुलिस वाले खुद उगाही करते हैं। जहां पर अड्डा था इन लड़कों का, वहां से हमने शो किया और वहां पर लोग बता रहे थे कि ये रोजाना यहाँ शराब पीते हैं, 40-50 रुपए तक यूपी पुलिस इनसे वसूलती है। और ये भी एक सच्चाई है कि देश भर में ऐसी पुलिस है जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। लेकिन यहां पर खास ये कहा जाता है कि एक पोस्टिंग मैनपुरी, सैफई, लखनऊ से होती है। बिल्कुल सही बात है। उत्तर प्रदेश में पुलिस वालों की जो पोस्टिंग है वो मोटा पैसा चढ़ाते हैं, तब जाके उनको पोस्टिंग मिलती है, और वो फिर जनता से वसूली करते हैं। और जब पुलिस वालों को इस बात का है कि मैं पैसा देकर आया हूं, मेरा बाल बागा कोई नहीं कर सकता, मुझे तो सिर्फ नेता के सामने आगे पीछे घूमना है जिससे मेरी नौकरी चलेगी और पब्लिक से मुझे उगाही करनी है, तो फिर इसीलिए तो बदमाशों के, वहां अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। और सबको मालूम है कि अपराधियों से पुलिस किस तरह से हफ्ता वसूली करती है, किस तरह से उनसे पैसे लेती है, और उनको किस तरीके से रास्ते दिखाती है कि अपराध करके इस रास्ते से निकल जाओ। तो ये पुलिस और प्रशासन की जो मिली भगत है, अखिलेश सरकार की और पुलिस प्रशासन की जो मिली भगत है, उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, सड़क पर चलने वाले लोग सुरक्षित नहीं है। तो पूरी तरह से अपराधियों का। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए, तस्वीरें एक बार फिर से आपको दिखाते हैं। बुलंदशहर से लेकर मेरठ तक तमाम अलग अलग शहरों में हमारे संवाददाता पहुंचे, और वहां पर जब पुलिस चौकी में गए हैं तो देखिए किस तरह से, ये तो 2 स्टार वाले हैं, तो उम्मीद यही कि सब इंस्पेक्टर होंगे, लेटे हुए हैं आराम से गहरी नींद में। अच्छा, वर्दी से भी कोई दिक्कत नहीं है इन्हें, वर्दी से भी कोई परेशानी नहीं है। कंट्रोल रूम का जो उनके हाथ में ऑपरेट करने के लिए मशीन है, उसको बगल में बिस्तर पर ही रख लिया है और आराम से सो रहे हैं। तो क्या गौरव भाटिया जी, चूंकि दूसरे राज्यों में हो रहा है तो ये चलेगा? अंजना जी, आप सुन पा रही हैं मुझे? बिल्कुल सर, साफ और स्पष्ट। हाँ अंजना जी, किसी भी राज्य में हो रहा हो, और खासकर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूंगा और बुलंदशहर की बात करूंगा, क्योंकि बुलंदशहर में ही ये निंदनीय घटना हुई थी। हाँ। सुनिश्चित किया जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कि ऐसी घटना दोबारा ना हो, और जो पुलिसकर्मी इस तरह से ड्यूटी पे सो रहे थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अंजना जी, मैं आपको इतना आपके चैनल पे जरूर कह के जा रहा हूं। सर, 24 घंटे का एक डेडलाइन आपके डीजीपी ने भी दिया था सर, कुछ हुआ नहीं ना, इसलिए भरोसा नहीं होता आप किसी की बात। तीन अरेस्ट हुई थी अंजना जी, देखिए गलत तथ्य मत रखिए, 3 अरेस्ट हुई थी। अखिलेश यादव जी ने कहा था अरेस्ट होंगी, 3 अरेस्ट 24 घंटे के अंदर हुई थी, और बाकी लोग भी अरेस्ट जरूर किए जाएंगे। अंजना जी, मैं एक बात ये जरूर कहूंगा, श्रीकांत जी के लिए है ये, खासकर
श्रीकांत जी को भी ये चाहिए कि वो उत्तर प्रदेश के आंकड़े तो बड़ी जल्दी जल्दी तोते की तरह बताने लगते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश की 1/3 पॉपुलेशन है, लेकिन रेप वहां दुगने हैं, क्राइम रेट पूरे देश में सबसे ज्यादा है। वहां की महिलाओं की भी अस्मिता और इज्जत उतनी ही जरूरी है जितनी किसी और प्रदेश की महिलाओं की है। जिस दिन वो उसे सुधारेंगे, जरूर इस तरह के जो बहुत ही सीरियस मुद्दे हैं उस पर राजनीति करें, लेकिन कम से कम राजनीति ऐसा जब हादसा हुआ है, इतना बड़ा एक अपराध हुआ है, उस पर ना करें और निश्चित कराएं। अगर कोई सुझाव है तो वो दीजिए, कोई कमी लगे वो दीजिए, मैं आपकी बात सुनूंगा, लेकिन राजनीति मत करिए। ठीक है श्रीकांत जी। हाँ अंजना जी, फिर मेरे मित्र जो है अपनी नाकामी को छुपाने के लिए दूसरे राज्य में जा रहे हैं। मेरा ये आग्रह है कि इतनी बड़ी घटना हुई है, उसके बाद पुलिस अलर्ट पे आती है, पुलिस अलर्ट पे आती है। गौरव जी, मैंने आपको बीच में रोका नहीं, गौरव जी मैंने आपको बीच में रोका नहीं, मैंने बीच में रोका नहीं आपको, थोड़ा सा रुक जाएं गौरव। मैंने बीच में रोका नहीं आपको, मैंने बीच में रोका नहीं आपको। अंजना जी, अच्छा होता कि इस तरह की घटनाओं के बाद पुलिस जो है एक्शन में आती, प्रशासन एक्शन में आता, अखिलेश यादव एक्शन में आते, पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी करते, लेकिन इस घटना के बावजूद भी कोई सीख नहीं लिया। मैं ये आंकड़े इसलिए दे रहा हूं गौरव जी कि अभी भी समय है, आप अपनी आंखें खोल लीजिए। मैं एक बार इस पर गौरव भाटिया जी आपसे प्रतिक्रिया चाहती हूं, उसके बाद मैं श्रीकांत जी फौरन आपके पास आऊंगी। ये सोच ही ऐसी है या जानबूझकर बोला जाता है? ये मंशा क्या है तो बता दीजिए, ये मंशा क्या है गौरव भाटिया साहब? अंजना जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या मैं इस बहस का हिस्सा हूँ? बिल्कुल है सर, मैं इसके बाद आऊंगी, थोड़ा सा रुक जाएं। आपने मुझे बहस में बुलाया है, नहीं तो आप तो पिछले मैं जवाब दे दूं। आपने 1 बार थोड़ा सा अवसर दिया, क्या हम लोगों को आप अवसर नहीं देना चाहती? मत बुलाइए आप हमको बहस में। सर, हम आपको बुलाए हैं तो आपसे सवाल करेंगे। एक सवाल का ही वक्त पिछले हिस्से में मिला था, मैं आऊंगी सर आपके पास, इसका जवाब दे गौरव भाटिया साहब। नहीं, आपने अंजना जी, मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा, गौरव जी को 4 बार अवसर दिया आपने। सर, वो सत्ताधारी पार्टी है, उनसे जवाब दे ही ना लें। मुद्दा सरकार को लेके है सुदेन भदौरिया जी, मैं जवाब दे दूं अंजना जी आपकी बात का। जल्दी से जवाब। जो वक्तव्य आपने सुनाया, हाँ। मैं यही कहूंगा कि वो उचित नहीं था, वो नहीं देना जाना चाहिए था। लेकिन मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी जो सबसे वरिष्ठ हैं सरकार में, उनका क्या बयान है, उनकी क्या कार्रवाई है, इस पे ये अहमियत रखता है। और अखिलेश यादव जी खुद इस पूरे प्रकरण की जो भी जांच हो रही है उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। डीजीपी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम घटनास्थल भी गए, 3 लोगों की अरेस्ट तुरंत हुई, और भी टुकड़ियां बनाई गई हैं, बाकी अरेस्ट भी जल्दी होंगी अंजना जी। तो मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा हम टीवी पे देख रहे हैं, बीच में क्या दिख रहा है, अहमियत देनी चाहिए, सच्चाई ये है मुख्यमंत्री जी ने दिया है। नहीं, आजम खान भी मंत्री हैं आपके सरकार में और उनके बयान पर भी सवाल होगा। जल्दी से आप अपनी बात कहें। श्रीकांत जी आपको बीच में टोका था, उसके बाद सुधींद्र जी के पास चलेंगे। श्रीकांत शर्मा जी, श्रीकांत शर्मा जी, देखिए, मैं ये कहूंगा कि ये संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है कि इस तरह की घटनाओं का भी आजम खां जैसे लोग राजनीतिकरण कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि अंजना जी, मैं एक राष्ट्रीय पार्टी का राष्ट्रीय सचिव हूं, मैं अपने मित्र की तरह किसी पक्षी, जानवर, कौवा और गिद्ध कह के मैं उनको संबोधित नहीं करूंगा। वो तोता मुझे कह रहे थे। ये बहुत ये राष्ट्रीय चैनल पर हम डिस्कस करें किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल गौरव भाटिया कर रहे थे। मैं नहीं कहूंगा गिद्ध, मैं गिद्ध नहीं कहूंगा, कौवा नहीं कहूंगा आपको, मैं ना गिद्ध नहीं कहूंगा, कौवा भी नहीं कहूंगा आपको। और मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप कम से कम मर्यादा वापस ले लेते हो। दूसरी बात, माफी मागता हूं। दूसरी बात अंजना जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस तरह की घटना घटित हुई उत्तर प्रदेश में, पुलिस क्यों नहीं जागी? अखिलेश यादव जी ने अलर्ट क्यों नहीं जारी किया कि भाई ये घटना आगे ना हो? एक ही जगह तीन गैंगरेप हो जाते हैं और उसके बाद आजम खान जैसे लोग उसका कहीं ना कहीं श्रीकांत जी, आपसे मैंने मूर्खता तो मैं कहूंगा कि ये बहुत शर्मनाक बयान है। मैंने मध्य प्रदेश में आपको एनसीआरबी के आंकड़े दिए, आपने उस पे कोई टिप्पणी नहीं की। गौरव जी थोड़ा सा रुक जाएं सर, बारी टोका टाकी मत करिए प्लीज, सुन लीजिए। मेरा ये कहना है कि ये आजम खान का जो बयान है बहुत शर्मनाक बयान है। और मैं तो आजम खान जी को ये पूछना चाहता हूं, आजम खान के माध्यम से, आजम खान ऐसे व्यक्ति नहीं है जिनके साथ मैं सीधा बातचीत करूं, मैं ये आंकड़े रखना चाहता हूं कि मोहम्मद आजम खान के माध्यम से श्रीमान अखिलेश जी, कि आप ये बताइए कि ये जो घटनाएं हुई हैं, जो रेप की घटनाएं हुई हैं, ये बहनों के साथ, महिलाओं के साथ, इनमें भी कोई साजिश थी क्या? ये जो 3000 से ज्यादा रेप की घटनाएं हुई हैं,
तो बहुत बहुत शर्म आती है कि ऐसी घटनाओं को जहां हमें कंडेम करना चाहिए, सबको मिलकर, कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए कि मुर्तब में जो घटना हुई उसमें एफआईआर नहीं हुई, रोहतक में जो है उसी लड़की के साथ दोबारा हो रही है। जब हरियाणा पे चर्चा होगी तो आप हरियाणा की चर्चा करें, चर्चा से भागिए मत। अगर सुधींद्र भदौरिया साहब नैतिकता है तो आजम खान के बयान पर आपको माफी मांगनी चाहिए। सारे प्रदेशों की होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की पुलिस और प्रशासन तुरंत कार्रवाई कर रहा है। हरियाणा में कार्रवाई तो दिख रहा है घटनाओं का भी राजनीति कर रहे हैं हम लोग इस बात। सर कार्रवाई तो तस्वीरों में दिखाई दे रही है। आपको जानकारी दे दूं, कार्रवाई तो तस्वीरों में दिख रही है सर। जानकारी दे दूं श्रीकांत जी, अफसोस ये है कि आपकी सरकार सोई हुई है। अंजना जी, आजम खान नहीं नहीं, ये पुलिस वाले तो सिर्फ प्रतीक है। कार्रवाई के ऊपर आजम खान का जो बयान है, सुधींद्र भदौरिया साहब के शुरुआत होती है, जो जला हुआ है, जो कटा हुआ, नमक डालने का काम कर रहे हैं। नहीं हुई। हाईकोर्ट ने आदेश दिए कि एफआईआर रजिस्टर और जांच हो। मैं ये प्रश्न कर रहा हूँ श्रीकांत जी को, श्रीकांत जी को उसका जवाब देना चाहिए। क्यों भाग रहे हो? जनता आपको 2017 में वहां से खदेड़ेगी। जनता आपको भगाने का मन बना चुकी है। चर्चा से उत्तर प्रदेश हम जनता का विश्वास जीतने का प्रयास कर रहे हैं और इसीलिए कह रहा हूं कि इस पे कार्रवाई करके उनका विश्वास जीतेंगे। सुधींद्र भदौरिया साहब, नहीं, आजम खां पे कार्रवाई कब करेंगे? आजम खां पे कार्रवाई कब करेंगे? अखिलेश यादव उसको बर्खास्त कब करेंगे? अगर आप पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना चाहते हैं तो अपराधियों के खिलाफ भी कार्रवाई करो। योगी आदित्यनाथ पे आपने कार्रवाई करी है, गिरिराज सिंह पे कार्रवाई करी है, आजम खां को बर्खास्त कब करोगे? कार्रवाई करी है आपने। आजम खां को बर्खास्त कब करोगे? हमारी पार्टी का कानूनी मामला है। एक सेकंड, बलात्कार के बयानों पर अगर कार्रवाई की बात होगी तब तो इनको मुलायम सिंह यादव ने जो कहा था वहां तक पहुंचना पड़ेगा ना, इसलिए आजम खान की मजबूरी को आप समझिए। श्रीकांत शर्मा जी, सुधींद्र भदौरिया साहब, आजम खान के इस बयान पर परिवार इतने गुस्से में है। आप उस पिता को देखिए, कितनी हिम्मत दिखाकर इस शख्स ने इस पूरे मामले को आगे ले जाने की सोची है, जबकि उसको पता है कि पुलिस प्रशासन सरकार यहां पर किस तरह से उसके खिलाफ हो सकती है, लेकिन फिर भी आजम खान जैसे मंत्री खुलकर ऐसा बयान देते हैं। देखिए, आपकी ये जो बहस है, उत्तर प्रदेश की पुलिस सुस्त है कि चुस्त है, इसमें मुझे लगा कि मैं ऐसी बहस में आ गया हूं जो भाजपा बनाम सपा की बहस हो रही हो, ना कि उत्तर प्रदेश की सपा और वहां की जो पुलिस की चुस्ती और सुस्ती पर हो रही हो। पर मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि मैं दो उदाहरण से इस बहस को समेटने की कोशिश करूंगा जो उत्तर प्रदेश का पुलिस का हाल है और वहां के प्रशासन और सरकार का हाल है। मथुरा में 2 साल से भी अधिक हो गए थे, उन्होंने नेशनल हाईवे पर इतने बड़े जमीन पे 300 एकड़ रकबे पे कब्जा कर रखा था। पुलिस जाती थी, खाली वहां पर घूम फिर के लौट आती थी, कार्रवाई नहीं करती थी क्योंकि लखनऊ से आदेश आता था। उत्तर प्रदेश की सुस्त तो पुलिस रहती है जहां पर उसको सुस्ती दिखानी होती है। चुस्ती वहां दिखाने की कोशिश की गई तो उनके साथ जो अंजाम हुआ पूरे प्रदेश ने और पूरे देश ने देखा। एसएसपी से लेके एसओ तक का मर्डर हो गया। और मैं दूसरी घटना को और मैं बताना चाहता हूं कि जब मुजफ्फरनगर का कांड हो रहा था तो उससे 1 महीने पहले से सैफई महोत्सव की तैयारी शुरू हो गई थी। तो वहां पर डीजी पुलिस से लेके चीफ सेक्रेटरी तक तैयारी में थे, पर वहां पर उनके पास समय नहीं था कि किस तरह से मुजफ्फरनगर के 1 लाख लोग बेघर हो गए। और मैं तीसरी खाली बहुत संक्षेप में ये बतला दूं कि जब दादरी के बाद अखलाक की वहां पे लिंचिंग हो गई, उसके बावजूद वहां पर बीजेपी के लोगों ने रैली की, उसी मंदिर में की, और वहां पर पुलिस की मौजूदगी में धारा 144 के बावजूद उन लोगों ने उनको डराने धमकाने का काम किया। पर उत्तर प्रदेश की पुलिस वहां पे भी उनके कैमरे पर है, आपके कैमरे पे भी होगा, वो लोग सुस्त रहे। तो मैं ये कह दूं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस सुस्त वहां है जहां सरकार चाहती है और चुस्त वहां है जहां पर सरकार के लोग चाहे वो सैफई महोत्सव बनाए या आजम खान साहब की बहस को पकड़ने के लिए वहां की पुलिस पर चुस्त है, वहां की पुलिस बहुत चुस्त है। तो ये उत्तर प्रदेश के अंदर देखा जा सकता है। उसके बाद में गुप्ता साहब, भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, जी आपकी बात पर जवाब देना चाह रहे हैं। हो रहा है वो भी पूरा देश जानता है। अरे सुन लीजिए साहब, अरे साहब सुन लो। अंजना जी, भदौरिया जी, ये भी बता दो कि आपकी समाजवादी पार्टी सरकार के साथ क्या जुगलबंदी है? जब मायावती, बहन मायावती जी मुख्यमंत्री थी तब वो जो सीएम होते, चीफ चिकित्सा अधिकारी होते, उनकी हत्या हो गई थी। आज भी उनका, अरे सुन लीजिए, सुनने का पेशेंस रखो।
सुनने का बहुत प्रवचन कर रहे थे शुरुआत में, तो बहस को कैसे आगे बढ़ाना है, बहुत प्रवचन करना आता है, सुनने का पेशेंस रखो। आज भी जो सीएमओ की हत्या हुई, जो सीएमओ की हत्या हुई, उसके लिए बहन मायावती जी को एक भी सम्मान नहीं आया। तो जुगलबंदी है, जुगलबंदी। 5 साल तो 5 साल हम जनता समझ चुकी है आपकी जुगलबंदी को। बहस को भटकाओ मत, बहस को छोटा मत करो, बहस को भटकाओ मत, उत्तर प्रदेश में गवर्नर रूल लगाइए, भटको मत, भटको मत। गवर्नर रूल जनता आपको नकार चुकी है, भटको मत, जनता आपको नकार चुकी है, बहस को मत भटकाओ। पूरा सहारा, पूरा पैसा, पानी पिलो, पानी पिलो, तबीयत खराब हो जाएगी, पानी पिलो थोड़ा सा। भदौरिया साहब, एक सेकंड, भदौरिया साहब, ठीक है, आपने अपनी बात कही सर, जवाब दे रहे हैं, जवाब के लिए श्रीकांत जी जवाब ये नहीं दे रहे हैं। ये मतलब हम लोगों भदौरिया को साहब इसमें ये कह रहे हैं। अरे सुन लो भदौरिया जी, सुन लीजिए, आप सुनते नहीं, आपकी दिक्कत यही है। हमारी मिली, अरे जनता की भी नहीं सुनते हैं आप ना तो जनता की सुनते हैं, ना आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के किसी व्यक्ति की बात सुनते हैं। अरे सुन लो भाई, कितना पेशेंस क्यों, अरे इतना असहिष्णुता क्यों है बीजेपी को लेकर आपको? सुन लीजिए, मेरा इतना कहना है कि जो डॉक्टरों की जो हत्या हुई थी, सरेआम उनको गोली मार दी गई थी, आज उनके बारे में मायावती जी उसमें सीधे सीधे आरोपी थी। आज उनकी चर्चा क्यों नहीं हो रही है? वो फाइल आगे क्यों नहीं जा रही है? अखिलेश जी ने कहा था कि मैं जो हत्याएं हुई हैं मायावती के राज में उन पर कार्रवाई करेंगे। के सम्मान में कहा गई आप, अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? अंजना जी, मैं कुछ कहना चाहूंगा। अंजना जी, अरे सुन लो भाई, भदौरिया जी नॉन स्टॉप बोलेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। जी आप रुक जाइए कम से कम, एक सेकंड। मुरथल से लेकर रोहतक तक। अरे अपमान तो आपने किया है, अपमान तो किया। बेटी बेटी होती है, किसी की भी बेटी क्यों ना हो। हम लोगों को जिम्मेदार, अरे हमने कार्रवाई की, मायावती क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है? चेहरा झांककर मायावती क्यों नहीं कार्रवाई कर, नसीमुद्दीन सिद्दीकी को बर्खास्त क्यों नहीं किया गया? और छोड़ दीजिए, नहीं, ये बहस सिर्फ राजनीतिक बन जाए। एक सेकंड, आवाज नीचे कर दीजिए, एक सेकंड। राजनीतिक शोरगुल में ये पूरी बहस पूरी तरह से बर्बाद हो जाए, उससे पहले मैं एक बार गुप्ता साहब आपके पास आना चाहती हूँ। क्या वाकई, ईमानदारी से सर जवाब दीजिएगा, आप तो खैर आप पूर्व डीजीपी हो गए हैं, अब शायद बोल भी सकें, क्या वाकई डीजीपी को सीधे लखनऊ से आदेश आते हैं, या इसमें कार्रवाई करो, इसमें नहीं करो, इसमें आंखें बंद कर लो, इसमें आंखें खोल लो, इसमें ये कर दो, इसमें वो कर दो, सफाई के लिए लगे रहो, अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कुछ हो रही है, ऐसे मामले आ रहे हैं तो उसको नीचे वाला देख लेगा या नहीं देखेगा? क्या वाकई लखनऊ से आदेश आते हैं एक एक डीजीपी के रूप में? ईमानदार जवाब दीजिएगा। अरे भाई, मैं 2 साल डीजीपी रहा, मेरे पास कोई ऐसे नहीं आते थे। ऐसा है, पब्लिक परसेप्शन की बात है। ये जरूर है कि इस समय लोग यही विश्वास, अभी क्राइम की आप बातें कर रहे थे, रेप हर जगह होते हैं, यूपी का क्राइम जो है वर्ल्ड इंडिया में लोएस्ट है, अंडमान से भी कम है, पर क्या कोई विश्वास करने को तैयार है? पब्लिक परसेप्शन दूसरा है। ये परसेप्शन बन रहा है जनता का कि इस राज्य में खास करके जो सपा की गवर्नमेंट आती है, रिपोर्टेड केसेस को ना, ये एक सेकंड मैं आपको रोक रही हूँ, रिपोर्टेड केसेस को, आप तो पुलिस वाले हैं तो थोड़ी आपने इस पर रिसर्च भी करी होगी, आप मिलते होंगे अन्य लोगों से। रिपोर्टेड केसेस बहुत करते हैं, कभी फाइनल क्लेम नहीं हो सकता है, क्योंकि ऐसी हालत इस पुलिस की है कि बलात्कार का मामला और इंसाफ की बात आस लेकर कोई पहुंचे उस पुलिस के पास। आप कल्पना कीजिए ना गुप्ता साहब, आप कल्पना कीजिए ना सर उसमें। अरे गुप्ता जी, आप कल्पना कीजिए, एक सेकंड, आप कल्पना तो कीजिए सर कि आपका घर, ओफो मत कीजिए। मैं कल्पना कर रहा हूं भाई, आप कीजिए कि आप बुलंदशहर में रहते हैं, पुलिस वाले सो रहे हैं। अरे भाई, पुलिस वाले सो रहे हैं थाने में। आप पहले इन्हीं राजनीतियों से, राजनेताओं से ही बात कर लो पहले। हम लोग बता रहे हैं कि सही बात है, जो आदमी सो रहा है, गलत कर रहा है, उसको सुपरवाइजरी अफसर को चाहिए जाकर के इंक्वायरी करे, सजा दे। नहीं, आप उस पर चादर डाल रहे हैं ना, क्या करें? आप कालीन के नीचे उसको दबा रहे हैं। ओहो, अरे भाई अंजना, तुम एक ही बात कर रहे हो, क्या उसको फांसी दे दोगे? उसके जांच करो, सजा दो, क्यों नहीं दो? पर ये देखिए कि वेदर जांच करना किसका काम है? मीडिया वाले का काम है ये जांच करना, माइक लेके जाना, कैमरा लेके जाना मीडिया वाले का काम है, या पुलिस प्रशासन सरकार? आप पहले जांच करें सोते हुए, क्या आप तो पहले चली गई सोते हुए देख के आई और उसी को लेके ब्लो अप किए जा रहे हो? अरे उसको आप मौका दीजिए पुलिस वालों को काम करने का। और आपने ये डिबेट को जो बना दिया, राजनीतिक अखाड़ा बना दिया है। सीधी बात है, क्राइम जो हो रहा है ये वास्तव में गवर्नमेंट के ऊपर एक वो है
धब्बा है, इसके नेता इंसेंसिटिव है, हर पार्टी के नेता इंसेंसिटिव है, हर जगह क्राइम महिलाओं पे हो रहा है, सभी उल्टा सीधा बोल रहे हैं महिलाओं पे। कौन सेंसिटिव दिखा रहा है राजनीतिक क्लास में, बता दो मुझे, चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, सब जगह वही हो रहा है। राजनीतिक अखाड़ा कह रहे हैं केएल गुप्ता साहब, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के, जिसे आप राजनीतिक अखाड़ा कह रहे हैं, वो एक बहस है जिसमें तमाम पार्टियां शामिल हो रही हैं। कम से कम हम अपने कार्य क्षेत्र या कार्य के दफ्तर को बेडरूम नहीं बनाते हैं, नींद से नहीं सोते हैं, जागे हुए हैं, और इसीलिए हमारे रिपोर्टर, हमारा कैमरा, हमारा माइक इन पुलिस वालों तक पहुंच रहा है। और जो प्रहरी का काम डीजीपी के पद पर अधिकारियों को करना चाहिए या सुपरवाइजिंग ऑफिसर को करना चाहिए, वो काम आज इस देश की मीडिया करने पर मजबूर हो रही है। यह शायद आंखें खोलने वाला मौका होना चाहिए था, लेकिन अफसोस आपकी बातों से ऐसा लगता नहीं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। हमारे कैमरे ने तो यही पाया, यूपी पुलिस सो रही है। आइए तस्वीरें आपको दिखाते हैं। अलग अलग चौकियों पर हमारे पुलिस की जो चौकियां हैं उस पर रिपोर्टर्स गए थे, और जो सामने दिखा वो यही है। सवाल यही है कि बुलंदशहर जैसी घटना देश को झकझोर देती है, लेकिन आखिर वो कौन सी गहरी नींद है जो इन वर्दी वालों को बुरी तरह से बेहोश किए रहती है। हल्ला बोल में इतना ही। आप देखते रहिए आज तक।